Hello guys, today we are covering chapter 2 of part 2nd book Sociology 11th class NCERT. So the chapter name is ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक व्यवस्था। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि परिवर्तन ही समाज का अपरिवर्तनीय पक्ष है। आधुनिक समाज में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को यह याद दिलाने की आवश्यकता नहीं होती कि परिवर्तन हमारे समाज की एक विशिष्ट पहचान है। वास्तव में समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में उद्भव 17वीं से 19वीं सदी के मध्य पश्चिम यूरोपीय समाज में तीव्र गति से बदलते परिवेश को समझने के प्रयास में हुआ। सामाजिक परिवर्तन आधुनिक जीवन का एक आम तथा चिर परिचित सत्य है। तुलनात्मक दृष्टिकोण से भी यह एक सर्वथा नवीन तथा हाल की सच्चाई है। यह अनुमान लगाया जाता है कि मानव जाति का पृथ्वी पर अस्तित्व तकरीबन 5 लाख वर्ष से है, परंतु उनकी सभ्यता का अस्तित्व मात्र 6000 वर्ष से ही माना जाता रहा है। इन सभ्य माने जाने वाले वर्षों में पिछले मात्र 400 वर्षों से ही हमने लगातार एवं तीव्र परिवर्तन देखे हैं। इन परिवर्तनशील वर्षों में भी इसके परिवर्तन में तेजी मात्र पिछले 100 वर्षों में आई है। जिस गति से परिवर्तन होता है वह चूंकि लगातार बढ़ता रहता है। शायद यह सही है कि पिछले 100 वर्षों में सबसे अधिक परिवर्तन प्रथम 50 वर्षों की तुलना में अंतिम 50 वर्षों में हुए और आखिरी 50 वर्षों के अंतर्गत पिछले 30 वर्षों की तुलना में विश्व में परिवर्तन अंतिम 20 वर्षों में अधिक आया। सामाजिक परिवर्तन एक सामान्य अवधारणा है जिसका प्रयोग किसी भी परिवर्तन के लिए किया जा सकता है जो अन्य अवधारणा द्वारा परिभाषित नहीं किया जा सकता, जैसे आर्थिक अथवा राजनीतिक परिवर्तन। समाजशास्त्रियों को इनके व्यापक अर्थ को विशिष्ट बनाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ा ताकि यह सामाजिक सिद्धांत के लिए महत्वपूर्ण हो सके। अपने बुनियादी स्तर पर सामाजिक परिवर्तन इंगित करता है उन परिवर्तनों को जो महत्वपूर्ण है, अर्थात परिवर्तन जो किसी वस्तु अथवा परिस्थिति को मूलाधार संरचना को समयावधि में बदल दे। अतः सामाजिक परिवर्तन कुछ अथवा सभी परिवर्तनों को सम्मिलित नहीं करते, मात्र बड़े परिवर्तन जो वस्तुओं को बुनियादी तौर पर बदल देते हैं। परिवर्तन का बड़ा होना मात्र इस बात से नहीं मापा जाता कि वह कितना परिवर्तन लाता है, बल्कि परिवर्तन के पैमाने से, अर्थात समाज के कितने बड़े भाग को उससे प्रभावित किया गया है। दूसरे शब्दों में, परिवर्तन दोनों सीमित तथा विस्तृत तथा समाज के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करने वाला होना चाहिए ताकि वह सामाजिक परिवर्तन के योग्य हो सके। इस प्रकार के मापदंडों के बावजूद सामाजिक परिवर्तन एक विस्तृत शब्द है। इसे और विशेष बनाने के लिए स्रोतों अथवा कारकों को अधिकतर वर्गीकृत करने की कोशिश की जाती है। प्राकृतिक आधार पर अथवा समाज पर इसके प्रभाव अथवा इसकी गति के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। उदाहरण के लिए, ऐसे परिवर्तन को उद्विकास का नाम दिया जाता है जो काफी लंबे समय तक धीरे धीरे होता है। यह शब्द प्राणीशास्त्री चार्ल्स डार्विन द्वारा किया गया, जिन्होंने उद्विकासीय सिद्धांत के द्वारा यह प्रतिपादित किया कि कैसे जीवित प्राणी विकसित होते हैं, कई शताब्दियों अथवा कभी कभी सहस्त्राब्दियों में धीरे धीरे अपने आप को प्राकृतिक वातावरण में डालकर बदलते रहते हैं। डार्विन के सिद्धांत ने योग्यतम की उत्तरजीविता के विचार पर बल दिया। केवल वही जीवधारी जीवित रहने में सफल होते हैं जो अपने पर्यावरण के अनुरूप अपने आप को ढाल लेते हैं। जो अपने आप को ढालने में सक्षम नहीं होते अथवा ऐसा धीमी गति से करते हैं, लंबे समय में नष्ट हो जाते हैं। डार्विन ने यह सुझाया कि मनुष्य की उत्पत्ति समुद्री जीवों, मछलियों के विभिन्न प्रकारों से भूमि पर रहने वाले स्तनपायियों, उनसे विभिन्न अवस्थाओं को पार करते हुए उच्चतम अवस्था जहां बंदरों तथा गोरिल्लों के विभिन्न प्रकार के से अंत में होमो सैपियन अथवा मनुष्य के रूप में उसकी उत्पत्ति हुई। यद्यपि डार्विन का सिद्धांत प्राकृतिक प्रक्रियाओं को दिखाता है, इसे शीघ्र सामाजिक विश्व में स्वीकृत किया गया, जिसे सोशल डार्विनिज्म के नाम से जाना गया। ऐसा सिद्धांत जिसने अनुकूली परिवर्तन की महत्ता पर बल दिया। उद्विकासीय परिवर्तन के विपरीत, परिवर्तन जो तुलनात्मक रूप से शीघ्र अथवा अचानक होता है, कभी कभी उसे क्रांतिकारी परिवर्तन कहते हैं। इसका प्रयोग मुख्यतः राजनीतिक संदर्भ में होता है, जहां समाज में शक्ति की संरचना में शीघ्रतापूर्वक परिवर्तन लाकर इसे चुनौती देने वाले द्वारा पूर्व सत्ता वर्ग को विस्थापित कर लाया जाता है।
इसके उदाहरण हैं फ्रांसीसी क्रांति 1789 टू 93 अथवा सोवियत या 1970 की रूसी क्रांति। सामान्य रूप से इस शब्द का प्रयोग तेज, आकस्मिक तथा अन्य प्रकार के संपूर्ण परिवर्तनों के लिए भी कुछ शब्द जैसे औद्योगिक क्रांति अथवा संचार क्रांति इत्यादि के लिए होता है। विभिन्न प्रकार के परिवर्तन जो अपनी प्राकृतिक अथवा परिणाम द्वारा पहचाने जाते वे हैं संरचनात्मक परिवर्तन एवं विचारों, मूल्यों तथा मान्यताओं में परिवर्तन। संरचनात्मक परिवर्तन समाज की संरचना में परिवर्तन को दिखाता है। इसकी संस्थाओं अथवा नियमों जिनसे इन संस्थाओं को चलाया जाता है। उदाहरण के लिए कागजी रुपये या मुद्रा के रूप में प्रादुर्भाव वित्तीय संस्थानों का लेन देन में बड़ा भारी परिवर्तन लेकर आया। इस परिवर्तन के पहले मुख्य रूप से सोने चांदी के रूप में मूल्यवान धातुओं का प्रयोग मुद्रा के रूप में होता था। सिक्के की कीमत उसमें पाए जाने वाले सोने अथवा चांदी से मापी जाती थी। इसके विपरीत कागजी नोट की कीमत का उस कागज से कोई संबंध नहीं होता था जिस पर वह छापा जाता था और न ही उसकी छपाई से। कागजी मुद्रा के पीछे यह विचार था कि सामान अथवा सुविधाओं को लेन देन में जिस चीज का प्रयोग होता हो उसका कीमती होना जरूरी नहीं, जब तक यह मूल्य से को ठीक से दिखाता है, अर्थात जब तक वह विश्वास को जगाए रखता है। तकरीबन कोई भी चीज पैसे के रूप में काम कर सकती है। यह विचार ऋण बाजार की बुनियादी बना जिसने बैंकिंग तथा वित्त के ढांचे को बदलने में मदद की। इन परिवर्तनों ने आगे चलकर आर्थिक जीवन में और परिवर्तन किए। मूल्यों तथा मान्यताओं में परिवर्तन भी सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं। उदाहरण के लिए बच्चों तथा बचपन से संबंधित विचारों तथा मान्यताओं में परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकार के सामाजिक परिवर्तन में सहायक सिद्ध हुआ है। एक समय था जब बच्चों को साधारणतः आवश्यक समझा जाता था। बचपन से संबंधित कोई विशिष्ट संकल्पना नहीं थी जो इससे जुड़ी हो कि बच्चों के लिए क्या सही था अथवा क्या गलत। उदाहरण के लिए 19वीं शताब्दी के अंत में यह ठीक माना जाने लगा कि बच्चे जितनी जल्दी काम करने के योग्य हो जाएं, काम पर लग जाएं। बच्चे अपने परिवारों की काम करने में मदद 5 अथवा 6 वर्ष की आयु से ही प्रारंभ कर देते थे। प्रारंभिक फैक्ट्री व्यवस्था बच्चों के श्रम पर आश्रित थी। यह 19वीं तथा पूर्व 20वीं शताब्दियों के दौरान बचपन जीवन की एक विशिष्ट अवस्था है। यह संकल्पना प्रभावी हुई। तब छोटे बच्चों का काम करना अविचारणीय हो गया तथा अनेक देशों ने बाल श्रम को कानून द्वारा बंद कर दिया। उसी समय अनिवार्य शिक्षा संबंधी विचारों का जन्म हुआ तथा इससे संबंधित कई कानून भी पास किए गए। यद्यपि कुछ ऐसे उद्योग हमारे देश में हैं जो आज भी बाल श्रम पर काम से कम आंशिक रूप से आश्रित हैं, जैसे दरी बुनना, छोटी चाय की दुकान तथा रेस्तरां, माचिस बनाना इत्यादि। बाल श्रम गैर कानूनी है तथा मालिकों को मुजरिमों के रूप में सजा हो सकती है। परंतु अब तक सामाजिक परिवर्तन के वर्गीकरण का सबसे सरल तरीका इसके कारक तत्व तथा स्रोत है। कई बार कारक तत्व पूर्ववर्गीत होते हैं। आंतरिक, अंतर्जात और बाहरी बहिर्जात सामाजिक परिवर्तन के 5 बृहत प्रकार के स्रोत अथवा कारण हैं। पर्यावरण, तकनीकी, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक। पर्यावरण, प्रकृति, पारिस्थितिक तथा भौतिक पर्यावरण का समाज की संरचना तथा स्वरूप पर महत्वपूर्ण प्रभाव हमेशा से रहा है। विंगित समय के संदर्भ में यह विशेष रूप से सही है जब मनुष्य प्रकृति के प्रभाव को रोकने अथवा झेलने में अक्षम था। उदाहरण के लिए मरुस्थलीय वातावरण में रहने वाले लोगों के लिए एक स्थान पर रहकर कृषि करना संभव नहीं था, जैसे मैदानी भागों अथवा नदियों के किनारे इत्यादि। अतः जिस प्रकार का भोजन वे करते थे अथवा कपड़े पहनते थे, जिस प्रकार आजीविका चलाते थे तथा सामाजिक अंतःक्रिया, यह सब काफी हद तक उनके पर्यावरण के भौतिक तथा जलवायु की स्थितियों से निर्धारित होता है। अत्यधिक ठंडी जलवायु में रहने वाले के लिए भी यह सही था, अथवा बंदरगाह पर स्थित नगरों, प्रमुख व्यापारिक मार्गों अथवा पर्वतीय दर्रों अथवा उपजाऊ नदी घाटियों। परंतु पर्यावरण जिस हद तक समाज को प्रभावित करता है वह तकनीक संसाधन के बढ़ने के कारण समय के साथ साथ घटता जा रहा है। प्रकृति द्वारा खड़ी की गई समस्याओं का सामना और अपने आप को उनके अनुरूप ढालना और इस प्रकार भिन्न पर्यावरण के कारण समाजों के बीच आए अंतरों को दूर करने में तकनीक हमारी मदद करती है। दूसरी तरफ तकनीक प्रकृति को तथा इसके साथ हमारे संबंधों को नए तरीकों से बदलती है।
अतः यह कहना अधिक सही होगा कि समाज पर प्रकृति का प्रभाव घटने की बजाय बदल रहा है। आप पूछ सकते हैं कि कैसे यह सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। पर्यावरण ने समूहों को आकार दिया होगा, परंतु इसने सामाजिक परिवर्तन में क्या भूमिका अदा की होगी? इस प्रश्न का सबसे आसान तथा बढ़िया उत्तर प्राकृतिक विपदाओं में मिलेगा। त्वरित तथा विध्वंसकारी घटनाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, बाढ़ अथवा ज्वार भाटीय तरंगे, जैसा दिसंबर 2004 में सुनामी की तरंगों से इंडोनेशिया, श्रीलंका, अंडमान द्वीप, तमिलनाडु के कुछ भाग इसकी चपेट में आए, समाज को पूर्ण रूपेण बदल कर रख देते हैं। यह बदलाव अपरिवर्तनीय होते हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं तथा चीजों को वापस अपनी पूर्व स्थिति में नहीं आने देते। उदाहरण के लिए यह संभव हो सकता है कि उनमें से कोई लोग जिनका व्यवसाय सुनामी के कारण नष्ट हो गया, वे उसे पुनः नहीं पा सकेंगे तथा अधिकांश तटीय गांवों में सामाजिक संरचना पूर्णतः बदल जाएगी। प्राकृतिक विपदाओं के अनेकानेक उदाहरण इतिहास में देखने को मिल जाएंगे, जो समाज को पूर्ण रूपेण परिवर्तित कर देते हैं अथवा पूर्ण नष्ट कर देते हैं। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण पश्चिमी एशिया के रेगिस्तानी प्रदेशों में तेल का मिलना है। जिस प्रकार 19वीं शताब्दी में कैलिफोर्निया में सोने की खोज हुई थी, ठीक उसी प्रकार तेल के भंडारों ने खाड़ी देशों के समाज को बदल कर रख दिया। सऊदी अरब, कुवैत अथवा संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों की स्थिति आज तेल संपदा के बिना बिल्कुल अलग होती है। तकनीक तथा अर्थव्यवस्था, विशेषकर आधुनिक काल में तकनीक तथा आर्थिक परिवर्तन के सहयोग से समाज में तीव्र परिवर्तन आया है। तकनीक समाज को कई प्रकार से प्रभावित करता है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, यह हमारी मदद प्रकृति को विभिन्न तरीकों से नियंत्रित, उनके अनुरूप ढालने में अथवा दोहन करने में करती है। बाजार जैसे शक्तिशाली संस्थान से जुड़कर तकनीकी परिवर्तन अपने सामाजिक प्रभाव की तरह ही प्राकृतिक कारकों जैसे सुनामी अथवा तेल की खोज की तरह प्रभावी हो सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन के बृहद दृष्टिगोचर तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण उदाहरण जो तकनीकी परिवर्तन द्वारा लाए गए, वह था औद्योगिक क्रांति, जिसके बारे में आपने पहले पढ़ा है। आपने वाष्प इंजन द्वारा समाज पर छोड़े गए प्रभाव के बारे में सुना होगा। वाष्प शक्ति की खोज ने उदीयमान विभिन्न प्रकार के बड़े उद्योगों की शक्ति की उस ताकत को, जो न केवल पशुओं तथा मनुष्य के मुकाबले कई गुना अधिक थी, बल्कि बिना रुकावट के लगातार चलने वाली भी थी, से परिचित कराया। इसका दोहन जब यातायात के साधनों जैसे वाष्प चलित जहाज तथा रेलगाड़ी के रूप में किया गया, तो इसने दुनिया की अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक भूगोल को बदल कर रख दिया। रेल ने उद्योग तथा व्यापार को अमेरिका महाद्वीप तथा पश्चिमी विस्तार को सक्षम किया। भारत में भी रेल परिवहन ने अर्थव्यवस्था को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विशेषकर 1853 में भारत में आने से लेकर मुख्यतः प्रथम शताब्दी तक वाष्प चलित जहाजों ने समुद्री यातायात को अत्यधिक तीव्र तथा भरोसेमंद बनाया तथा इसने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा प्रवास की गति को बदल कर रख दिया। दोनों परिवर्तनों ने विकास की विशाल लहर पैदा की, जिसने न केवल अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, अपितु समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक तथा जनसांख्यिक रूप को बदल दिया। वाष्प शक्ति की छाप तथा महत्व अपेक्षाकृत तीव्र गति से दृष्टिगोचर हुआ। हालांकि कभी कभी तकनीक का सामाजिक प्रभाव पूर्वव्यापी भी होता है। तकनीकी आविष्कार अथवा खोज का कभी कभी तात्कालिक प्रभाव संकुचित होता है, जो देखने पर लगता है जैसे सुप्तावस्था में हो। बाद में होने वाले परिवर्तन आर्थिक संदर्भ में उसी खोज की सामाजिक महत्ता को एकदम बदल देते हैं तथा उसे ऐतिहासिक घटना के रूप में मान्यता देते हैं। इसका उदाहरण चीन में बारूद तथा कागज की खोज है, जिसका प्रभाव सदियों तक संकुचित रहा, जब तक कि उनका प्रयोग पश्चिम यूरोप के आधुनिकीकरण के संदर्भ में नहीं हुआ। उसी बिंदु से दी गई परिस्थितियों का लाभ उठा बारूद द्वारा युद्ध की तकनीक में परिवर्तन तथा कागज की छपाई की क्रांति ने समाज को हमेशा के लिए परिवर्तित कर दिया। दूसरा उदाहरण ब्रिटेन के कपड़ा उद्योग में होने वाले तकनीकी प्रयोग से है। बाजारी ताकतों तथा साम्राज्यवादी शक्तियों के मेल से नवीन सूत कातने तथा बुनने की मशीनों ने भारतीय उपमहाद्वीप के हाथकरघा उद्योग को नष्ट कर दिया, जो पूरी दुनिया में सबसे व्यापक तथा उच्च स्तरीय था। कई बार आर्थिक व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन, जो प्रत्यक्ष तकनीकी नहीं होते, भी समाज को बदल सकते हैं। जाना पहचाना ऐतिहासिक उदाहरण रोपण कृषि, जहां बड़े पैमाने पर नकदी फसलों जैसे गन्ना, चाय अथवा कपास की खेती की जाती है,
ने श्रम के लिए भारी मांग उत्पन्न की। इस मांग ने 17वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य संस्था के रूप में दासता तथा अफ्रीका, यूरोप तथा अमेरिका के बीच दासों का व्यापार प्रारंभ किया। भारत में भी असम के चाय बागानों में काम करने वाले अधिकतर लोग पूर्वी भारत के थे, जिन्हें बाध्य हो श्रम के लिए प्रवास करना पड़ा। आज विश्व के कई भागों में अंतरराष्ट्रीय समझौतों तथा संस्थाओं जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयात कर तथा शुल्कों में लाए गए परिवर्तन संपूर्ण उद्योग तथा रोजगार को खत्म करने अथवा काफी कम त्वरित उछाल या प्रगति का समय कुछ अन्य उद्योग तथा रोजगारों के लिए ला सकते हैं। राजनीति, इतिहास के लेखन तथा संस्मरण की पुरानी विधियों में राजाओं तथा रानियों की क्रियाएं सामाजिक परिवर्तन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती थी, परंतु जैसा कि अब हमें पता है, राजा तथा रानियां विस्तृत राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करते हैं। व्यक्ति समाज में अपनी भूमिका निभा सकता था, परंतु बृहत्तर संदर्भ में वह इसका एक भाग था। इस अर्थ में राजनीतिक शक्तियां सामाजिक परिवर्तन के महत्वपूर्ण कारण थे। इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण युद्ध तंत्र में देखा जा सकता है। जब एक समाज दूसरे समाज पर युद्ध घोषित करता है तथा जीतता है या हार जाता है, सामाजिक परिवर्तन इसका तात्कालिक परिणाम होता था। कभी विजेता परिवर्तन के बीज अपने साथ जहां कहीं भी जाता है बोता है, और कभी विजेता विजेताओं के समाज को परिवर्तित करने तथा परिवर्तन के बीज बोने में सफल होता है। यद्यपि इतिहास में इस तरह के कई उदाहरण हैं, लेकिन अमेरिका तथा जापान का आधुनिक उदाहरण देखना दिलचस्प होगा। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान पर महत्वपूर्ण विजय हासिल की। आंशिक रूप से जननायक हथियार का प्रयोग हुआ जो मानव इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया था, और यह था परमाणु बम। जापानियों द्वारा समर्पण के बाद अमेरिका ने जापान पर कब्जा कर कई वर्षों तक उस पर शासन किया, जिससे जापान में भूमि सुधार के साथ ही साथ कई परिवर्तन आए। उस समय जापान उद्योग की नकल करने तथा उससे सीखने की बेहद कोशिश कर रहा था, परंतु 1970 तक हालांकि जापानी तकनीक मुख्य रूप से कार निर्माण के क्षेत्र में अमेरिका से काफी आगे निकल गई थी। 1970 से 1990 के बीच जापानी उद्योग ने पूरी दुनिया पर राज किया, विशेषतः यूरोप की औद्योगिक संस्थाओं तथा अमेरिका की औद्योगिक पृष्ठभूमि विशेष रूप से जापानी औद्योगिक तकनीक तथा उत्पादन संगठन में बृहत स्तर पर प्रभावित हुई। बड़े व परंपरागत रूप से शक्तिशाली उद्योगों जैसे स्टील, वाहन तथा भारी अभियांत्रिकी को काफी बड़ा झटका लगा तथा उन्हें अपने आप को जापानी तकनीक तथा प्रबंधन के सिद्धांतों के आधार पर बदलना पड़ा। मसलन नए उभरते क्षेत्र जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का भी जापान ने सूत्रपात किया। कई दशकों में जापान ने युद्ध तंत्र की अपेक्षा आर्थिक तथा तकनीकी क्षेत्र में अमेरिका को चुनौती दी। राजनीतिक परिवर्तन केवल अंतर्राष्ट्रीय हो यह आवश्यक नहीं है, बल्कि उनका बहुत बड़ा सामाजिक असर अपने देश पर भी पड़ा है। यद्यपि आपने इस प्रकार नहीं सोचा होगा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सिर्फ राजनीतिक परिवर्तन, ब्रिटिश शासन के अंत के रूप में ही नहीं आया, बल्कि उसने भारतीय समाज को भी निश्चित रूप से बदल डाला। इसका तात्कालिक उदाहरण 2006 में नेपाली जनता द्वारा राजवंश को पूरी तरह से नकार देना है। साधारण रूप से राजनीतिक परिवर्तन शक्ति के पूर्ण बंटवारे के रूप में विभिन्न सामाजिक समूहों तथा वर्गों के बीच सामाजिक परिवर्तन लाता है। इस दृष्टिकोण से सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार अथवा एक व्यक्ति एक मत सिद्धांत राजनीतिक परिवर्तन के इतिहास में अकेला सर्वाधिक बड़ा परिवर्तन है। जब तक आधुनिक लोकतंत्र ने पूर्ण रूप से व्यक्तियों को वोट का अधिकार नहीं दिया, जब तक चुनाव कानूनी शक्ति के लिए अधिदेशात्मक नहीं हो गया, समाज की संरचना भिन्न प्रकार से हुई थी। राजा तथा रानियां दैविक अधिकार के अंतर्गत राज करते थे तथा वे आम आदमी के प्रति जवाबदेही नहीं थे। लोकतांत्रिक सिद्धांत के रूप में मताधिकार को जब पहली बार प्रस्तावित किया गया तो उसमें संपूर्ण जनसंख्या को शामिल नहीं किया गया था। वास्तव में केवल एक अल्पसंख्या ही वोट कर सकती थी अथवा सरकार के निर्माण में उनका हाथ था। प्रारंभ में वोट उन्हीं तक सीमित था जिनका जन्म समाज की किसी विशेष प्रजाति या निर्जाति में हुआ था। यह लंबे संघर्षों से ही संभव हुआ कि सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार एक मानदंड के रूप में स्थापित हुआ। हालांकि इसने पूर्व काल की असमानताओं को समाप्त नहीं किया। आज भी प्रत्येक देश शासन के लोकतांत्रात्मक रूप को नहीं मानते और जहां कहीं भी चुनाव होते हैं उन्हें बदलने के अनेक तरीके अपनाए जाते हैं।
जिसके कारण आम जनता अपनी सरकार के निर्णय को प्रभावित करने में शक्तिहीन रहती है। लेकिन इस सब के बावजूद इसे नकारा नहीं जा सकता कि सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार एक शक्तिशाली मानदंड के रूप में काम करता है, जो प्रत्येक सरकार तथा प्रत्येक समाज को महत्व देता है। सरकारों को कानूनी वैधता पाने के लिए आवश्यक है कि वह कम से कम व्यक्तियों को आम सहमति लेता हुआ दिखाई दे। सामाजिक परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में यह व्यापक परिवर्तन लेकर आया है। संस्कृति संस्कृति को यह विचारों, मूल्यों और मान्यताओं जो मनुष्य के लिए आवश्यक होते हैं तथा उनके जीवन को आकार देने में मदद करते हैं के छोटे से लेबल के रूप में प्रयुक्त किया गया है। इन विचारों तथा मान्यताओं में परिवर्तन प्राकृतिक रूप से सामाजिक जीवन में परिवर्तन को दिखाते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक संस्था का सबसे सामान्य उदाहरण धर्म है, जिसका समाज पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। धार्मिक मान्यताएं तथा मानदंडों ने समाज को व्यवस्थित करने में मदद दी तथा यह बिल्कुल आश्चर्यजनक नहीं है कि इन मान्यताओं में परिवर्तन ने समाज को बदलने में मदद की। धर्म इतना महत्वपूर्ण है कि कुछ विचारकों ने सभ्यता को धार्मिक परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया है तथा वे इतिहास को दो धर्मों में अंतर संबंधों की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। यद्यपि सामाजिक परिवर्तन के अन्य महत्वपूर्ण कारकों में धर्म भी संदर्भगत होता है, यह सब संदर्भों को नहीं परंतु कुछ को प्रभावित करता है। मैक्स वेबर का अध्ययन द प्रोस्टेट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म दिखाता है कि पूंजीवादी सामाजिक प्रणाली की स्थापना में कुछ प्रोटेस्टेंट ईसाई संवर्ग ने किस प्रकार मदद की। आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन के प्रभाव का यह एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। भारत में भी हम सामाजिक परिवर्तन के रूप में धर्म के कई उदाहरण देखते हैं। इनमें सबसे उत्कृष्ट उदाहरण प्राचीन भारत के सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन पर बौद्ध धर्म का प्रभाव तथा मध्यकालीन सामाजिक संरचना में अंतर्निहित जाति व्यवस्था के संदर्भ में व्यापक प्रभाव के रूप में देखा जा सकता है। समाज में महिलाओं की स्थिति में जो सामाजिक परिवर्तन आए हैं, उसके वैचारिक उद्भव को सांस्कृतिक उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। आधुनिक काल में महिलाओं ने समानता के लिए संघर्ष किया है। उन्होंने समाज को कई रूपों में परिवर्तित करने में सहायता की है। ऐतिहासिक परिस्थितियां महिलाओं के संघर्ष के लिए कहीं सहायक सिद्ध हुई है तो कहीं बाधक। उदाहरण के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के समय पाश्चात्य देशों में महिलाओं ने कारखानों में काम करना प्रारंभ कर दिया, जो पहले कभी नहीं हुआ था तथा जो पहले हमेशा पुरुषों द्वारा किए जाते थे। यह वास्तविकता थी कि महिला जहाज बना सकती थी, भारी मशीनों को चला सकती थी, हथियारों का निर्माण आदि कर सकती थी। इसने समानता पाने के उनके दावों को मजबूत किया, पर यह भी सत्य है कि यदि युद्ध न हुआ होता तो उन्हें और लंबे समय तक उनके लिए संघर्ष करना पड़ता। एक दूसरे प्रकार का उदाहरण जहां महिलाएं अपनी असमिकता के में परिवर्तन लाने में सफल हुई है, वह क्षेत्र है उपभोक्ता विज्ञापन। अधिकतर नगरीय समाजों में महिला ही यह निर्णय लेती हैं कि घरेलू उपयोग के लिए कौन सी वस्तुएं खरीदी जाएं। इसने विज्ञापनों ने एक उपभोक्ता के रूप में महिलाओं की सोच को प्रति संवेदनशील बनाया है। विज्ञापन के खर्चों का एक महत्वपूर्ण अंश अब महिलाओं को मिलता है और इसका प्रभाव मीडिया पर पड़ा है। संक्षेप में, महिलाएं आर्थिक भूमिका परिवर्तन की श्रृंखला की शुरुआत करती हैं, जिसके बड़े सामाजिक परिणाम निकल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, विज्ञापन महिला को एक निर्णायक सदस्य के रूप में दिखा सकता है अथवा महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में, जिसके बारे में न तो पहले सोचा जा सकता था और न ही जिसे बढ़ावा दिया जा सकता था। सामान्यतः पहले ज्यादातर विज्ञापन पुरुषों को संबोधित किए जाते थे, अब उतना ही महिलाओं को भी संबोधित किया जाता है अथवा कुछ क्षेत्रों में जैसे घरेलू वस्तुएं अथवा उपभोक्ता वस्तुओं में मुख्यतः महिलाओं को। अतः यह विज्ञापकों तथा निर्माताओं के लिए आवश्यक हो गया है कि महिलाएं क्या सोचती तथा महसूस करती हैं, उस पर ध्यान दिया जाए। एक अन्य उदाहरण जहां सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन लाता है, खेलकूद के इतिहास में देखा जा सकता है। खेलकूद हमेशा से लोकप्रिय संस्कृति की अभिव्यक्ति रहे हैं, जो कभी कभी अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्रिकेट का प्रारंभ ब्रिटिश राजशाही वर्ग के शौक के रूप में हुआ, ब्रिटेन के मध्यम तथा कामकाजी वर्गों में फैला और वहां से पूरी दुनिया के अंग्रेजी साम्राज्य में। जैसा ही इस खेल ने भारत से बाहर अपनी जड़ें जमाई, यह अधिकतर राष्ट्रीय अथवा प्रजातीय गौरव का प्रतीक बना। क्रिकेट में तीव्र प्रतियोगिता का भिन्न इतिहास है, जो खेलकूद की सामाजिक महत्ता को कथात्मक रूप में दिखाता है।
इंग्लैंड तथा ऑस्ट्रेलिया की प्रतियोगिता सामाजिक अधीनस्थ उपनिवेश का शासन के केंद्र में प्रभावशाली उच्च वर्ग के प्रति रोष दर्शाती है। इसी प्रकार 1970 तथा 80 में पूरी दुनिया पर वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का वर्चस्व भी औपनिवेशिक व्यक्तियों के प्रजातीय गर्व को दिखाता है। भारत द्वारा क्रिकेट में इंग्लैंड को हराना हमेशा से कुछ खास रहा है, विशेषकर स्वाधीनता से पूर्व। दूसरे स्तर पर क्रिकेट की भारतीय उपमहाद्वीप में लोकप्रियता ने इस खेल के व्यावसायिक प्रारूप को बदल दिया है, जो अब दक्षिणी एशियाई दर्शकों की रुचियों से प्रभावित होता है, विशेषकर भारतीय। जैसा कि ऊपरी परिचर्चा से साफ होता है कि कोई एक सिद्धांत अथवा कारक सामाजिक परिवर्तन के लिए जिम्मेवार नहीं होता है। सामाजिक परिवर्तन के कारक आंतरिक अथवा बाह्य हो सकते हैं, सोची समझी क्रिया अथवा आकस्मिक कारकों को परिणाम हो सकता है। सामाजिक परिवर्तन के कारक अधिकांश परस्पर संबंधित होते हैं। आर्थिक तथा तकनीकी कारक के सांस्कृतिक संगठन भी हो सकते हैं, राजनीतिक पर्यावरण द्वारा हो सकती है। अतः यह आवश्यक है कि सामाजिक परिवर्तन तथा उसके विभिन्न प्रकार की विधाओं से परिचित रहा जाए। परिवर्तन हमारे लिए एक मुख्य विषय है, क्योंकि परिवर्तन की गति आधुनिक समय में मुख्य समकालीन समय से पहले की तुलना में काफी तेज हो गई। यद्यपि सामाजिक परिवर्तन को विगत समय में अच्छी तरह से समझा जा सकता है। जब यह घटित हो चुका होता है, हमें इसके होने के समय से परिचित होना चाहिए तथा उसके लिए जो भी तैयारी हो सके करनी चाहिए। सामाजिक व्यवस्था सामाजिक घटना अथवा प्रक्रियाओं का अर्थ विषमताओं से ही साफ उभर कर आता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे पन्ने पर लिखे गए अक्षर जिसे आप पढ़ रहे हैं सुवाच्य हैं, क्योंकि वे पृष्ठभूमि की विषमता में हैं, ठीक इसी प्रकार एक प्रक्रिया के रूप में सामाजिक परिवर्तन अर्थ ग्रहण करता है। निरंतरता की पृष्ठभूमि में अथवा परिवर्तन के अभाव में यह अजीब लग सकता है, परंतु परिवर्तन एक संकल्पना के रूप में तभी अर्थवान लगता है जब कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो बदलती नहीं, ताकि वे साम्य तथा विस्मय की संभावना दिखा सके। दूसरे शब्दों में सामाजिक परिवर्तन सामाजिक व्यवस्था के साथ ही समझा जा सकता है, जो सुस्थापित सामाजिक प्रणालियों परिवर्तनों का प्रतिरोध तथा उसे विनियमित करती हैं। दूसरे शब्दों में सामाजिक परिवर्तन सामाजिक व्यवस्था के साथ ही समझा जा सकता है, जो सुस्थापित सामाजिक प्रणालियों परिवर्तन का प्रतिरोध तथा उसे विनियमित करती हैं। सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक क्रम के अंत संबंधों को देखने का दूसरा तरीका यह सोचने की सामाजिक परिवर्तन को रोकना, हतोत्साहित अथवा नियंत्रित क्यों करना चाहते हैं। अपने आप को एक शक्तिशाली तथा प्रासंगिक सामाजिक व्यवस्था के रूप में सुव्यवस्थित करने के लिए प्रत्येक समाज को अपने आप को समय के साथ पूर्ण उत्पादित करना तथा उसके स्थायित्व को बनाए रखना पड़ता है। स्थायित्व के लिए आवश्यक है कि चीजें कमोबेश वैसी ही बनी रहें जैसे वे हैं, अर्थात व्यक्ति लगातार समान नियमों का पालन करता रहे, समान क्रियाएं एक ही प्रकार के परिणाम दे और साधारणतः व्यक्ति तथा संस्थाएं पूर्वानुमानित रूप से आचरण करें। समाज परिवर्तन के प्रति विरोधी भाव क्यों रखता है? उपरोक्त तर्क इसका अमूर्त तथा सामान्य कारण है, परंतु इसके ठोस तथा विशिष्ट कारण है कि समाज क्यों परिवर्तन का विरोध करता है। याद कीजिए, आपने सामाजिक संरचना तथा सामाजिक स्थिरीकरण के बारे में प्रथम अध्याय में क्या पढ़ा था। अधिकतर समाज असंगत रूप में संस्कृत होते हैं, अर्थात आर्थिक संसाधनों, सामाजिक स्तर तथा राजनीतिक शक्ति के संदर्भ में विभिन्न वर्गों की स्थिति भिन्न है। यह आश्चर्यजनक नहीं है कि जिनकी स्थिति अनुकूल है वे यथास्थिति चाहते हैं तथा जो विपरीत परिस्थितियों में है वे परिवर्तन चाहते हैं। अतः समाज के शासक अथवा प्रभावशाली वर्ग अधिकांश सामाजिक परिवर्तन का प्रतिरोध करते हैं जो उनकी स्थिति को बदल सकते हैं, क्योंकि स्थायित्व में उनका अपना हित होता है। वहीं दूसरी तरफ अधीनस्थ अथवा शोषित वर्ग का हित परिवर्तन में होता है। सामान्य स्थितियां अधिकांश गंभीर तथा शक्तिशाली वर्गों की तरफदारी करती हैं तथा वे परिवर्तन के प्रतिरोध में सफल होती हैं। यह समाज के स्थिर रहने का दूसरा विस्तृत कारण है। सामान्यतः यह माना जाना कि सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन के विचारों से प्रतिबंधित नहीं है, इसका अर्थ सकारात्मक अधिक है। यह सामाजिक संबंधों के विशेष पद्धति तथा मूल्यों एवं मानदंडों के सक्रिय अनुरक्षण तथा उत्पादन को निर्देशित करता है। विस्तृत रूप में सामाजिक व्यवस्था इन दो में से किसी एक तरीके से प्राप्त की जा सकती है।
जहां व्यक्ति नियमों तथा मानदंडों को स्वतः मानते हों अथवा जहां व्यक्तियों को मानदंडों को मानने के लिए बाध्य किया जाता हो। प्रत्येक समाज इन दोनों तरीकों का मिश्रित प्रयोग सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए करता है। सामाजिक व्यवस्था के सहज संकेंद्रण का स्रोत मूल्यों तथा मानदंडों की साझेदारी से निर्धारित होता है। यह समाजीकरण की प्रक्रिया में अपनाया जाता है। समाजीकरण पर परिचर्चा समाजशास्त्र की प्रस्तावना में देखें। समाजीकरण भिन्न परिस्थितियों में अधिक या न्यूनतः कुशल हो सकता है, परंतु वे कितना ही कुशल क्यों न हो, यह व्यक्ति की दृढ़ता को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में, समाजीकरण मनुष्य को रोबोट नहीं बना सकता। यह हर समय प्रत्येक मानदंड के लिए पूर्ण तथा स्थायी सहमति तैयार नहीं कर सकता। इसका अनुभव आपने भी अपने जीवन में किया होगा। नियम तथा विश्वास जो एक समय में प्राकृतिक तथा सही लगते हैं, दूसरे समय में उतने सही नहीं लगते। हम अपनी बीती धारणाओं पर प्रश्न करते हैं तथा हम किसे सही अथवा गलत मानते हैं, इस पर अपनी सोच बदल देते हैं। कई बार हम अपने विश्वासों को वापस मान लेते हैं जिन्हें हमने पहली माना था तथा फिर छोड़ दिया। कालांतर में भिन्न परिस्थितियों में जीवन की किसी आगामी अवस्था में हम उन्हें पूर्ण नए रूप में पाते हैं। अतः समाजीकरण सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अथक प्रयास करता है, परंतु यह प्रयास भी अपने आप में पूर्ण नहीं होता। अतः अधिकतर आधुनिक समाज कुछ रूपों में संस्थागत तथा सामाजिक मानदंडों को बनाए रखने के लिए शक्ति अथवा दबाव पर निर्भर करते हैं। ये आवश्यक है कि सत्ता की परिभाषा अधिकांश इस रूप में दी जाती है कि सत्ता स्वेच्छानुसार एक व्यक्ति से मनचाहे कार्य को करवाने की क्षमता रखती है। जब सत्ता का संबंध स्थायित्व तथा स्थिरता से होता है तथा इससे जुड़े पक्ष अपने सापेक्षिक स्थान से के अभ्यस्त हो जाते हैं, तो हमारे सामने प्रभावशाली स्थिति उत्पन्न होती है। यदि सामाजिक तथ्य व्यक्ति, संस्था अथवा वर्ग नियम पूर्वक अथवा आदतन सत्ता की स्थिति में होते हैं, तो इसे प्रभावी माना जाता है। साधारण समय में प्रभावशाली संस्थाएं, समूह तथा व्यक्ति समाज में निर्णायक प्रभाव रखते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता, परंतु यह विपरीत तथा विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। हालांकि इसका मतलब हो सकता है व्यक्ति को कुछ कार्य जबरन करना पड़ता है। आम स्थितियों में इसका प्रभाव काफी सुगम होता है, अर्थात बिना किसी घर्षण अथवा परेशानी के दिखाई देता है। बाध्य संयोग की संकल्पना अध्याय 1 में देखिए। उदाहरण, महिलाएं अपने जन्म के परिवार में संपत्ति के अधिकार का दावा क्यों नहीं करती? वे पितृसत्तात्मक मानदंड से सहमति क्यों रखती हैं? प्रभाव, सत्ता तथा कानून। यह कैसे हो सकता है कि प्रभाव अप्रतिरोधक हो जबकि यह सीधे तौर पर असंतुलित संबंधों पर आधारित है, जहां कीमतें तथा सुविधाएं अनियमित रूप से बांटे हुए हैं? उत्तर का आंशिक भाग हमें पूर्व अध्याय की परिचर्चा से प्राप्त हो चुका है। प्रभावशाली वर्ग असंतुलित संबंधों में अपनी शक्ति के बल पर सहयोग प्राप्त करते हैं, परंतु ये शक्ति काम क्यों करती है? क्या यह कार्य केवल शक्ति के भय से करता है? यहाँ हम समाजशास्त्र की मुख्य संकल्पना वैधता पर आते हैं। सामाजिक संदर्भ में वैधता इंगित करती है स्वीकृति की स्थिति जो शक्ति संतुलन में अंतर्निहित है। ऐसी चीजें जो वैध है वह उचित है, सही तथा ठीक मानी जाती है। बृहद स्तर पर यह सामाजिक संविदा का अविस्वीकृत भाग है जो सामयिक रूप से प्रचलित है। संक्षेप में, वैधता अधिकार, संपत्ति तथा न्याय के प्रचलित मानदंडों की अनुरूपता में निहित है। हमने पहले ही देखा है कि शक्ति समाज में किस प्रकार से परिभाषित होती है। शक्ति अपने आप में एक सच्चाई है, ये कानूनी हो सकती है अथवा नहीं। मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता कानूनी शक्ति है, अर्थात शक्ति न्याय संगत तथा ठीक समझी जाती है। उदाहरण के लिए, एक पुलिस ऑफिसर, एक जज अथवा एक स्कूल शिक्षक सब अपने कार्य में निहित सत्ता का प्रयोग करते हैं। ये शक्ति उन्हें विशेषकर उनके सरकारी कार्यों की रूपरेखा को देखते हुए प्रदान की गई है। लिखित कागजातों द्वारा सत्ता क्या कर सकती है तथा क्या नहीं का बोध होता है। सत्ता का अर्थ है कि समाज के अन्य सदस्य जो इसके नियमों तथा नियमावलियों को मानने को तैयार हैं, इस सत्ता को एक सही क्षेत्र में मानने का बोध बाध्य हो। मसलन, एक जज का कार्य क्षेत्र कोर्ट रूम होता है, और जब नागरिक कोर्ट में होता है उन्हें जज की आज्ञा का पालन करना पड़ता है अथवा उनकी शक्ति से वे असहमति जता सकते हैं। कोर्ट रूम के बाहर जज किसी भी अन्य नागरिक की तरह हो सकता है, अतः सड़क पर उसे पुलिस की कानूनी सत्ता को मानना पड़ेगा। अपनी ड्यूटी पर पुलिस सभी नागरिकों की क्रियाओं की निगरानी करती है, केवल अपने बड़े ऑफिसर को छोड़कर, परंतु नागरिकों का निजी जीवन उनके अधिकार क्षेत्र की सीमा से
तब तक बाहर रहता है जब तक वे संदिग्ध अथवा गैर कानूनी कार्य न करें। अलग तरीके से अलग इसलिए क्योंकि जिस प्रकार की शक्ति निहित है वह कम शक्ति के साथ परिभाषित की गई है। शिक्षक की सत्ता अपने छात्रों पर कक्षा के अंदर होती है। उसकी सत्ता का क्षेत्र उसके छात्रों के घर तक विस्तृत नहीं है, जहां माता पिता अथवा अभिभावकों के कर्तव्य तथा शक्ति बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। So guys, let's conclude here this topic. We will cover it in the next session, the remaining part. So till that time, thank you so much. Meet you soon in the next session. Take care and bye.